वेलकम ऑल। ये मानवा बहुत अच्छा है, तो मैं ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और भी मानवा है, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। मानवा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक चेयर पे योर हाइनेस बैठे हुए होते हैं। उनके सामने दो व्यक्ति रहते हैं और वो कहते हैं कि वे हिनाइल को चाहते हैं, वे दोनों। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बारे में बताया जाता है। एक हैं क्राउन प्रिंस, जो कि जिनका नाम चेटायर है, सेले की गिनती करते हैं जो। और दूसरा दिखाया जाता है कि दूसरे हैं हड़तालों का शाही राजकुमार लुत्ज़। लुत्ज़ नाम इनका है, जो दूसरे राजकुमार हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेटायर कहते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने राजकुमारी हिनाइल को बहुत याद रखा। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे उसे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करने का आशीर्वाद मांगता हूँ। जिस पे लुत्ज़ कहते हैं कि तो फिर मुझे 5 राजकुमारियों में से किसी एक को चुनना है। अगर ऐसा है तो मैं हिनाइल को चुनना चाहता हूँ। और फिर जिनमें से कोई गॉसिप्स करते हुए कहता है कि हिनाइल, और सब हिनाइल को देखने लगते हैं। ये है हमारे मानवा की फ़ीमेल लीड। और फिर वो कहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि आदरणीय लॉर्ड चेटायर और राजकुमार लुत्ज़ की नज़र राजकुमारी हिनाइल पर है। और फिर वास्तव में काउंट काफ़ी समय से महारानी के प्रति आकर्षक हैं। एक निराशाजनक रोमांटिक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा उनसे पहले से ही है। वो पहले से ही हिनाइल को चाहते हैं, उनको देख के ऐसा लगता है। और फिर वो कहते हैं कि लेकिन हमारे राष्ट्र द्वारा टाइकस साम्राज्य पर आक्रमण करने के विनाशकारी प्रयास के बाद राजा ने युद्ध क्षतिपूर्व पूर्ति के साथ शांति प्रस्ताव के रूप में लुत्ज़ राजकुमार को एक राजकुमारी प्रदान करने का वादा किया था। जिस पे हमारी फीमेल लीड देखती है और कहती है कि ये मैं पहले से ही देख चुकी हूँ और मैं जानती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि महामहिम राजकुमारी हिनाइल को देंगे या नहीं, और किसको। और वो दोनों मुड़ते हैं और हमारी फीमेल लीड उन दोनों को देख रही होती है और कहती है कि मुझे मालूम है, ये दृश्य मैंने देखा हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार मैं इससे पहले भी गुज़र चुकी हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर पहाड़ी पे बहुत सारी बर्फ़बारी हो रही होती है। फिर हमें एक बग्गी दिखाई जाती है जहाँ पर एक लेडी बैठी हुई होती है और दर्द से कर्रा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक लेडी बैठी हुई होती है और वो कहती है कि क्या आप ठीक हैं महारानी। जिस पे हमारी फीमेल लीड स्माइल करते हुए कहती है कि मैं अभी भी ठीक हूँ। और जिस पे वो महिला चिल्लाते हुए कहती है कि वे एक गर्भवती महिला को इस कष्टदायक यात्रा पर कैसे भेज सकते हैं, वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं, यहाँ सभी तर्कों से परे है। जिस पे हमारी फीमेल लीड कहती है कि ये सब ठीक है सचमुच, वैसे भी मुझे उस घर में बच्चे को जन्म देने की कोई इच्छा नहीं थी। जिस पे वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं महारानी, कोई ऐसे घर में बच्चा कैसे पैदा कर सकता है जहां उसका पति अपनी मालकिन के साथ बेशर्मी से संबंध रखता हो। मानो आपके वंश के बारे में सारी गपशप पहले से ही पर्याप्त नहीं थी, और फिर भी वह उस धूर्त लोमड़ी इज़ाबेल के साथ घूमने पर जोर देता है, जबकि उसकी अपनी पत्नी उसके बच्चे को जन्म दे रही है। और ये सब सुनती है और हमारी फीमेल लीड अपने टम्मी को टच करती है और उसको सहलाती है और कहती है कि डिया, जो सामने लेडी बैठी हुई है उसका नाम डिया है, और वो उससे कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, इन सब के बावजूद भी मैं खुश हूँ। और फिर वो अपनी टम्मी की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ मेरे बच्चे। और फिर वो कहती है कि इस छोटे से बच्चे के साथ मैं खुश हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी बग्गी का गेट ओपन होता है और कोई चिल्लाते हुए कहता है कि मैं आप दोनों से बाहर निकलने के लिए अवश्य कहूँगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डिया कहती है क्या
आप हमें इस बर्फीले तूफ़ान में बाहर निकाल रहे हैं। जिस पे वो व्यक्ति कहता है कि गाड़ी की मरम्मत की ज़रूरत है। और फिर वो हमारी फ़ीमेल लीड को बाहर निकालता है और उसके पास जाता है, डिया के पास, और कहता है कि तुम यहीं रहोगी। जिस पे हमारी फ़ीमेल लीड कहती है कि डिया को पीछे क्यों रहना है, उसको यहाँ क्यों छोड़ना है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दो व्यक्ति हमारी फ़ीमेल लीड को पकड़ने लगते हैं और वो चिल्लाने लगती है, झटपटाने लगती है। और वो दोनों कहते हैं कि हमारे साथ आइए महारानी। और जिसके बाद हमारी फ़ीमेल लीड चिल्लाती है और कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारे महाराज के बच्चों को जन्म दे रही हूँ। जिस पे किसी की आवाज़ आती है और हमारी फ़ीमेल लीड पलटती है और वो आवाज़ कहती है कि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मुझे करना पड़ रहा है। जिस पे हमारी फ़ीमेल लीड और वो दोनों झुकते हैं, बोरो करते हैं, और हमारी फ़ीमेल लीड उसको गौर से देखती है। और वो व्यक्ति आता है और कहता है कि यही कारण है कि मुझे आशा थी कि ये स्थिति नहीं आएगी। जिस पे हमारी फ़ीमेल लीड कहती है कि ओह माय डियर, तुम आ गए। और वो रोने लगती है। पर वो व्यक्ति उसके करीब आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो हमारी फ़ीमेल लीड को ज़ोर से पकड़ लेता है और पकड़ लेता है और उसको पीछे धकेलने लगता है और कहता है कि इज़ाबेल मेरी वैध पत्नी के रूप में अपनी जगह लेने पर ज़ोर दे रही है, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है तुमसे छुटकारा पाने के अलावा। और यही कहते हुए वो उसको पहाड़ी की लास्ट चोटी पे ले आता है और उसको खाई के पास बिल्कुल करीब खड़ा कर लेता है और वहाँ की जगह क्रैक होने लगती है। और वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये आपका बच्चा है जिसे मैं जन्म देने वाली हूँ। जिस पे वो व्यक्ति कहता है कि मुझे डर है कि तुम्हें और उस बच्चे को जाना होगा हिनाइल। ये हमारी फ़ीमेल लीड से कहता है कि हिनाइल तुम्हें जाना होगा। और ये कहते हुए वो उस पहाड़ी की चोटी से हमारी फ़ीमेल लीड हिनाइल को धक्का दे देता है और वो गिरते हुए सोचती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो रो रही होती है और रोते हुए उस व्यक्ति को देखने लगती है और व्यक्ति सामने खड़ा हुआ स्माइल कर रहा होता है और एक अजीब सी रहस्यमय लाइट उत्पन्न होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिनाइल जो कि रोते हुए चीख के उठती है कि क्या हुआ, नहीं। और फिर वो घबराते हुए कहती है कि मेरा बच्चा, नहीं ये नहीं हो सकता। फिर अपने टमी को छूती है और कहती है कि हे महाराज, क्या आपको कोई बुरा सपना आया। ये डिया बोलती है कि ड्राइकस के राजकुमार साम्राज्य का बकाया वसूली के लिए यहाँ आए हैं। पूरा न्यायालय चिंतित महसूस कर रहा होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसके कारण आपकी नींद खराब हो गई। तो मैं आपको बता दूं, ये लुत्ज़ की बात कर रहे हैं क्योंकि जब युद्ध हुआ था, युद्ध में जब लुत्ज़ जीत गया था तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि उनकी 5 राजकुमारियों में से वो एक राजकुमारी को उस राजकुमार को सौंप देंगे। तो जो लुत्ज़ है ड्यूक, वो आ रहा है यहाँ पर 5 राजकुमारियों में से एक को चुनने। तो ये डिया उसकी बात कर रही है, कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद हमारी फ़ीमेल लीड कहती है कि आप क्या कह रहे हैं डिया, प्रिंस लुत्ज़ फिर से सेले आए हैं। जिस पे डिया कहती है कि क्या मतलब आपका, वो तो पहली बार ही आ रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि वो फिर से आ रहे हैं, ये तो उनकी पहली यात्रा है। और वो कहती है कि जैसा कि मुझे याद है, महामहिम ने राजकुमार को सेले की एक राजकुमारी देने का वादा किया था, शांति शर्तों के भाग के रूप में। ऐसा लगता है कि महामहिम अंततः अपनी दुल्हन का दावा करने के लिए यहाँ आ गए हैं। जिस पे हमारी फ़ीमेल लीड सोचती है कि लेकिन वे 2 साल पहले की बात है,
तो ये क्या हुआ? और फिर वो एकदम चौंक जाती है और फिर वो कहती है कि क्या मैं वापस लौट आई अतीत में। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि ड्यूक आ चुके हैं और फिर उनमें से कोई कहता है कि तो ये प्रिंस ल्यूट्स व्यांटे के ट्राइकस के दूसरे राजकुमार हैं। वे उसकी ठंडी निगाहों के वजह से चर्चित में हैं और सभी गॉसिप्स करने लगते हैं। वे कहते हैं कि वह एक अथक युद्ध शिकारी कुत्ता है जिसकी खून की प्यास कभी नहीं मिटेगी। वे लोगों को मारने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाता है। और फिर कोई गॉसिप्स करते हुए कहता है कि अगर ये ना होता तो हम कभी युद्ध नहीं हारते, ना ही हमें शांति श्रद्धांजलि आपतित करने के लिए मजबूर किया जाता। जिसमें से एक लेडी कहती है कि चुप रहो, ये वह है जो आवाज़ सुन के हमें मार सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड खड़ी हुई है और वो कहती है कि मैंने सुना है कि उसे 5 राजकुमारियों में से अपनी पसंद की एक राजकुमारी चुनने के लिए प्रस्ताव किया जाएगा। तो क्या हुआ अगर उसने ऐसा कर भी लिया, फिर भी वह सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। और ये वो खड़ी हुई सोच रही होती है और फिर वो कहती है कि पर ऐसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है 2 साल पहले के बाद क्या हुआ था। क्योंकि हमारी फीमेल लीड पिछले टाइम में वापस आई हुई है और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही समय बाद ट्राइकस का युवराज एक बीमारी का शिकार हो जाएगा और वहाँ पर युद्ध का माहौल छिड़ेगा। वह आदमी लुत्स व्यांटे विजयी होगा, ड्यूक जीत जाएगा वहाँ पर और उसके बाद वहाँ पर वो अपनी जगह प्राप्त कर लेगा और वो सिंहासन पर बैठ जाएगा। वह ट्राइकस के साम्राज्य के रूप में उभरेगा और वह जो खरीदी हुई राजकुमारी जो उसने चुनी थी वो वहाँ की प्रिंसेस योर हाइनेस बन जाएगी। और उसी वक्त था जब मैं मारी गई थी और मैं मर जाऊंगी, ये मुझे याद है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसको मारने वाला और कोई नहीं क्राउन प्रिंस था, चैटर। और वो कहता है कि ये तुम्हारा अंत है। और फिर वो कहती है कि मेरे पति लॉर्ड चैटर के हाथों में मारी गई। और ये सोचते हुए वो अपने हाथों को ज़ोर से दबाने लगती है और कहती है कि चैटर फिल, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, इस बार बिल्कुल भी नहीं। उसने मुझसे अपने प्यार की कसम खाई थी, लेकिन जैसे ही मैंने खुद को गर्भवती पाया तो उसने मुझे छोड़ दिया और मेरा पीछा किया मुझे मारने के लिए। और वो अपने टम्मी को छूती है और कहती है कि लेकिन मेरे लिए ये बात मायने नहीं रखती, मैं बस अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती थी और उसने ऐसा नहीं करने दिया। वो दांत पीसते हुए कहती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो कहती है डिया, क्या आप मेरे सारे कपड़े और गहने बाहर लाएंगे? जिस पे डिया कहती है कि वह सभी महारानी। जिस पे माई फीमेल लीड कहती है कि हमारे महल में एक अतिथि आए हैं और मुझे उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहना होगा। आखिरकार वे अपनी दुल्हन चुनने के लिए यहाँ आए हैं। जिस पे डिया चौंकते हुए कहती है कि क्या सच में? और वो जाने लगती है और कहती है कि ओह, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है महारानी, आपका भविष्य लॉर्ड चैटर के हाथ में है, 5 राजकुमारियों के साथ। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि महामहिम आपको ट्राइकस भेजने का चुनाव करेंगे। और फिर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि वे शायद सबसे ज़्यादा स्नेह करने वाले पिता नहीं हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि महामहिम अभी भी आपके वैवाहिक जीवन की खुशी की कामना करते हैं।
और जिस पे हमारी फीमेल लीड सोचती है और कहते हैं कि सही कहा, चेटर की खदानों से उत्पन्न अपार संपत्ति को देखते हुए मेरे पिता अवश्य ही उसे उसकी इच्छित दुल्हन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और एक ऐसा व्यक्ति के लिए जो काउंट की हैसियत से एक नाजायज़ राजकुमारी से प्रेमालाप कर रहा है जो एक नौकरानी से पैदा हुई, और एक ऐसा व्यक्ति के लिए जो काउंट की हैसियत से एक नाजायज़ राजकुमारी से प्रेमालाप कर रहा है जो एक नौकरानी से पैदा हुई थी, ये कोई थोपा हुआ आरोप नहीं है। तो हाँ, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं उससे विवाह कर लूँगी, जैसे मैं अपने पिछले जन्म में थी। क्या इससे अधिक उत्तेजक कुछ भी नहीं है जो मैं पहल कर सकती हूँ? और मेरे लिए और भी गहने लाओ, सबसे शानदार गहने जो तुम्हें मिल सकते हैं। जिस पे डिया कहती है कि ओ महारानी, आप पर क्या बीती है, आप हमेशा से ही अपने प्रति ध्यान आकर्षित करने से घृणा करते हैं और अब आप गहने की मांग कर रहे हैं। जिस पे हमारी फीमेल लीड कहती है कि इस बार मैं प्रेम जैसी चंचल चीज़ पर अपना विश्वास नहीं रखूँगी। मुझे किसी के स्नेह की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि माँ तुम्हें साम्राज्य का युवराज बनाएगी। ये सब वो उसको कह रही होती है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है ना कि पिछले टाइम में जब वो गर्भवती थी तो उसको पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। तो वो अपने उस बच्चे को कह रही है कि इस बार जो भी मेरा बच्चा होगा मैं उसको महाराज बनाऊंगी, युवराज बनाऊंगी, और कोई आप पे उंगली उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा। और वो कहती है कि इस बार मैं हम दोनों की किस्मत बदलूंगी। सो गाइस, आज का मानवा यहीं एंड करते हैं, ये एपिसोड यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।